Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D Classes. So learners, हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं जो बुक है पर्यावरणीय शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन। तो इसमें जो टॉपिक हमारा है, हम जो पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय के तहत हमारा जो अगली हेडिंग में लेकर के आ रहा हूँ वो है हमारा मृदा अपरदन। तो लर्नर सबसे पहले जानना जरूरी है कि मृदा अपरदन होता क्या है। तो हम यहाँ जानने का जरा प्रयास करते हैं मृदा अपरदन के बारे में। कुछ कह रहा है यहाँ पे, मिट्टी का अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मनुष्य अपने प्रत्येक क्रियाकलाप को करता है और मनुष्य अपने संपूर्ण क्रियाकलाप को इसी धरातल पर करता है और संपूर्ण प्राणी जगत इसी पृथ्वी पर अपने जीवन को निर्वहन करते हैं। जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे इस भारत में मृदा अपरदन की गंभीर समस्या बनी हुई है। मृदा अपरदन की प्रक्रिया में पृथ्वी की ऊपरी सतह को टूट जाना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस मिट्टी को पहुंच जाना ही मृदा अपरदन की श्रेणी में हम रखते हैं। तो इस जो मिट्टी हमारी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो कार्य जो इसमें अहम भूमिका अदा करता है उसमें जल है, वायु है, गुरुत्वीय खिंचाव है और ये सारे कारण बनते हैं जिसके कारण हमारी पृथ्वी पे जो मृदा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फ्रेंड्स, यह बताने का प्रयास मैं ये करता हूँ कि वायु द्वारा भू संरक्षण रेगिस्तानों के क्षेत्रों में होता है जहाँ पर वर्षा की कमी होती है, अर्थात जहाँ पे वर्षा कम होता है वहाँ पे भी मृदा अपरदन की क्रिया होती है। परंतु जल एवं गुरुत्वीय बल द्वारा भूक्षरण पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बड़े बड़े पत्थर, जो बड़े बड़े ऐसे भूभाग जो पहाड़ों पे होते हैं तो खिंचाव के कारण, अपक्षय के कारण वहाँ से क्या करते हैं, फिसलते हैं, जिसके कारण मतलब वहाँ पे मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और बताने का प्रयास करता हूँ। जल द्वारा भूक्षरण दो प्रमुख चरण में होते हैं। जो जल द्वारा कह सकते हैं मृदा अपरदन होता है उसमें दो चरण होते हैं। पहला बता रहा है, पहले सतही भूमि से मृदा कणों को पृथक होना तथा दूसरे इन कणों को सतही अपवाह के स्थान पर बहाकर दूर की ओर ले जाना। अर्थात कई तरीके से होता है इसमें अपरदन की प्रक्रिया। तो ये जो मृदा हमारा अपरदन है, इसको जो पृथ्वी पे जो प्रभावित करता है, इसके पीछे कई ऐसे कारण होते हैं जो जन्म लेते हैं। मृदा अपरदन होने की एक ही कारण नहीं है, कई कारण है जिसके तहत हम अगले वाले पेज पे हम चर्चा करने वाले हैं। हाय लर्नर्स, पेज पे देख रहे होंगे, जो पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेज का जो पहला मुख्य हेडिंग है वह है मृदा अपरदन के कारण। अर्थात जो पृथ्वी पे जितने भी मिट्टी पाई जाती हैं उनका जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं तो वो किन किन कारणों से जाती हैं और जिन जिन कारणों से जाती हैं वही उसके अपरदन के कारण बनते हैं। तो पहला हेडिंग यहाँ पे हम चर्चा के रूप में रख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो लिखा है यहाँ पर निर्वनीकरण से तात्पर्य अगर शब्दों को ही समझ पा रहे होंगे तो अर्थ क्लियर हो जाएगा। अर्थात वनों को अत्यधिक बड़े पैमाने पे हटा देना, काट देना, जगह बनाने के लिए वनों की कटाई को हम निर्वनीकरण कहते हैं। वनों की कटाई को निर्वनीकरण कहते हैं। कह रहा है, जरा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, वन पानी के बहाव की तीव्रता था वायु की गति को कम करता। वन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है, प्रकृति के लिए एक बहुत सुरक्षा कवच का कार्य करता है, पानी की बहाव और वायु की तीव्रता को कम करता है और मिट्टी के जड़ों को जकड़ कर रखता है। और मिट्टी जब होती है, इसकी सोड़ जब वृक्ष की गहराई तक जाती हैं तो उसको जकड़ करके रहती है। और जब ये जकड़ करके रहती हैं तो प्रत्येक जो मिट्टी के जो बंधन होते हैं वो जुड़े रहते हैं और इस तरीके से कह सकते हैं कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से क्या करती है, रोकती है। इसलिए देखते हैं फ्रेंड्स, बड़े बड़े जब बांध बनाए जाते हैं तो उन बांधों पर क्या किया, वृक्षारोपण कर दिया, जिसके कारण वृक्ष की जड़ गहराई तक जाते हैं और मिट्टी उसको जकड़ी रहती है और इससे मिट्टी का कटान नहीं होता, अर्थात अपरदन की क्रिया नहीं होती। किंतु बहुत सारे ऐसे कह रहा है कि अविवेक पूर्ण, मतलब कह सकते हैं बिना विवेक का, बिना बुद्धि विवेक से लोग क्या कहते हैं, इसकी विरोहन कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं वनों का, जिसके कारण पता चलता है वन वहाँ से काट दिए जा रहे हैं और वहाँ की मिट्टी
जो उपजाऊ हो बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जा रही है। तो वनों के कटने से हमारा दोहरा, एक तो कहीं हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, दूसरा हमारा मिट्टी में जो अपरदन की प्रक्रिया है वो थोड़ा तीव्र गति हो जाती है। फिर यहाँ पे जो दूसरा हेडिंग यहाँ पे कह रहा है अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण मतलब पशु को चराना ही पशुचारण कहा जाता है, लेकिन अनियंत्रित पशुचारण से तात्पर्य यहाँ पर है मिट्टी का गठन ढीला हो जाता है, अर्थात मिट्टी जो एक दूसरे के साथ बंधी होती है, जो जब उस पर ऊपर से घास चर लिए जाते हैं तो सीधे न धूप मिलता है और नमी मिलती है, जिसके कारण उनके बंधन टूट जाती हैं और स्वतः ही जब हवा और बारिश होता है तो उनकी मिट्टी बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो पशुचारण भी बड़े पैमाने पे जो हो रहा है, इसको नियमित रूप में किस जगह पे कहाँ किस तरह से पशुचारण किया जाना चाहिए, इसका भी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिसके कारण अत्यधिक मामले में मृदा अपरदन की प्रक्रिया होती है। जो तीसरा हेडिंग है उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड, कृषि का अवैज्ञानिकीय ढंग। कृषि का वैज्ञानिक ढंग से तात्पर्य यहाँ होता है आज प्रत्येक देश ऐसा है कि विज्ञान के साथ तालमेल मिला करके कम क्षेत्रफल पे कह सकते हैं, कम खेतों में अत्यधिक फसल को उपजाया जा रहा है। लेकिन यदि हम वैज्ञानिकी ढंग से जब कृषि नहीं करेंगे तो कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न होगी, जैसे अत्यधिक जुताई कर देना, खेत की जुताई कब करना, समय से कितना करना, ये हमको जानना है। गहन कृषि करना, जैसे फसल हम क्या कहते हैं, अत्यधिक जब फसल की बुआई करेंगे, काटेंगे, उसको फसल को छोड़ेंगे नहीं तो निश्चित खेत को छोड़ेंगे नहीं तो समस्या उत्पन्न होगी। कह रहा फसल चक्र की अनुपस्थिति, अर्थात फसल चक्र मतलब पता चलता है कि बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे एक बार गेहूँ बोया जाता है तो प्रत्येक साल उस समय गेहूँ बोया जाता है। ऐसे से भी हमारी क्या होती है, मृदा अपरदन की प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ती है। हम इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि फसल चक्रण बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसमें हमको मतलब फसल को बदल करके बोना चाहिए। ऐसे बोने से मिट्टी का जो बंधन होता है वो बना रहता है। जो चौथा हेडिंग है यहाँ पे ये कह रहा है भूमि की ढाल। भूमि की ढाल भी कहीं न कहीं ऐसा कारगर सिद्ध होता है कि मृदा अपरदन में सहायक होता है। जैसे अगर बरसात हो रहा है, अगर कहीं मिट्टी है तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है तो इस कंडीशन में ये भी होता है कि जो हमारा मिट्टी होता है उस पानी के साथ बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो इससे भी मिट्टी का ढलान भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है कि मृदा अपरदन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। हम अगले नंबर पे आने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारा लिखा है झूमिंग कृषि प्रणाली। झूमिंग कृषि प्रणाली जैसे कह सकते हैं कि ये जो कृषि प्रणाली होता है अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है, और इस पर्वतीय क्षेत्रों में जब होता है तो बड़े पैमानों पे वनों की कटाई की जाती है। जब वनों की कटाई की जाती है तो उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं बारिश के साथ पानी आने से बह जाती है। और झूमिंग खेती में ये भी होता है कि सीढ़ीदार नुमा पे जो खेती की जाती है पानी का बहाव पे ही डिपेंड करता है। तो ऐसे में भी मतलब जो उर्वरा शक्ति वाले जो तत्व होते हैं वो पानी के साथ अपरदन की प्रक्रिया में मिट्टी के साथ बह करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जो छठा हेडिंग है यहाँ पे कह रहा है नदी बहाव की गति। नदी बहाव की गति भी कहीं न कहीं प्रभावित करती है कि नदी की गति जब 2 गुनी हो जाए और अपरदन 4 गुनी तथा वहन क्षमता 64 गुनी बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है, जरा इस पर गौर करिएगा लर्नर्स। यदि नदी की गति दुगुनी हो जाती है, जिस गति से नदी बहती है यदि उसकी गति में दुगुना होता है, जैसे मान लिया पानी धीरे धीरे बहता, बारिश हो गया, बाढ़ गया, तो गति क्या होगा, दूना हो गया, पानी की गति दुगुनी हो गई। और अपरदन की क्षमता कितनी होती है वहाँ पे, जब ये पानी 2 गुना गति से चलेगा तो अपरदन की क्रिया कितनी होगी, 4 गुनी होगी। लेकिन कह रहा है जब वहन की क्षमता, जब अपरदन की क्षमता 4 गुनी होगी तो वहन की क्षमता अर्थात पानी की बढ़ने की क्षमता जो होती है वो कितनी हो जाती है, 64 गुना हो जाती है। अर्थात इस तरीके से जब पानी के बहाव पे डिपेंड करता है कि अपरदन की प्रक्रिया कितनी तीव्र गति से होगी। जितना ही तेज पानी का बहाव होगा उतना ही तीव्र गति से हमारी मिट्टी की अपरदन की प्रक्रिया भी तीव्र गति से होगी। जो यहाँ पे 7वां हमारा हेडिंग है फ्रेंड्स, वहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन अर्थात जब नदी अपने रास्ते को परिवर्तित करती हैं, बदलती हैं, तो उस कंडीशन में भी पता चलता है कि नदियों का रुख जब बदलता है तो उसके बदलने के साथ साथ जो मिट्टी होती है वो क्या कहती है, बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जैसे फ्रेंड्स स्क्रीन पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं। जैसे मान लिए नदी इस गति में बह रही है तो जो अपरदन की प्रक्रिया, मान लिए नदी इसमें बाढ़ आया, ये अपने रुख को बदल करके पता चलती है कि ये कैसे हो गई, ऐसे। तो यहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं वो सारी मिट्टियाँ बह करके क्या करती हैं, इस स्थान पे क्या करें ला के
रख देती है। तो इसमें भी नदियाँ जब अपने रुख को परिवर्तित करती तो बड़े पैमाने पे क्या होता है, मृदा अपरदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स अगले वाले पेज पर हम लेकर के आ रहे हैं जो मृदा अपरदन का जो प्रभाव होता है वो किस तरीके से होता है, इसे कौन कौन से ऐसे योजना समितियां हैं जो इस पर कार्य कर रही हैं। तो अब इस पेज पे हम देखेंगे, जैसे कि हेडिंग आपको नज़र आ रहा होगा, देख रहे होंगे पेज पर यहाँ पर मृदा अपरदन का प्रभाव। हम इस पेज पे उस मृदा अपरदन के कारण से होने वाले प्रभाव का यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, जो कई नंबर के तहत हम यहाँ पे रखे हैं। जो मृदा अपरदन का जो प्रभाव होता है वो निगेटिव ही अधिक होता है, नकारात्मक की तरफ अधिक ले जाता है, अर्थात हानि ही अधिक होती है। पहला हेडिंग के तहत हम चर्चा करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है। अर्थात पृथ्वी पे जो मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी जब एक स्थान से बह करके जाती है दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान की मिट्टी तो उर्वरा हो जाती है, लेकिन जिस स्थान से मिट्टी बह करके जाती है वो मिट्टी क्या हो जाती है, ऊसर टाइप होती है। अर्थात वहाँ की जो उर्वरा शक्ति होती है वो उर्वरा शक्ति वहाँ की नष्ट हो जाती है, अर्थात वह फसल अन्न उपजाऊ योग्य नहीं रह जाती है। जो दूसरा हेडिंग है यहाँ पे लिख रहा है जुतदार भूमि में कमी। जुतदार भूमि में से कमी से तात्पर्य यहाँ पे समझ रहे होंगे, जुतदार एक शब्द यहाँ पे नया आ गया है। इस नए शब्द को समझने के लिए जरा हम देखते हैं। अर्थात जहाँ पे किसान अपने खेतों को जोतने के लिए हल ले जाता है, तो जहाँ पे जिस स्थान पे जोतता है वह मिट्टी अगर अन्न उपजाने लायक होती है और जोतने लायक होती है तो उसी को जोतदार मिट्टी कहते हैं। और वैसे स्थान पे जब हवाएं तेज बहती हैं और जब बाढ़ जाता है, उस स्थान की मिट्टी जब दूसरे स्थान पे बह करके चली जाती है तो जोतदार जो भूमि होती है वहाँ पे क्या होती है, अन्न उपजाने लायक नहीं रहती है। अर्थात कह सकते हैं जोतदार का सीधे संबंध हमारा किससे है, फसल उत्पादन वाली मिट्टी से लिया जाता है। जो तीसरा हेडिंग है स्टूडेंट देख रहे होंगे, आकस्मिक तथा भयंकर बाढ़। अर्थात जब हमारी वनों की बड़े पैमाने पे कटाई किया जाता है तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं मृदा अपरदन पर भी पड़ता है। तो आकस्मिक रूप में कह सकते हैं कि हमारा बाढ़ आ जाता है और कई ऐसे कारण भी बनते हैं कि जो प्रकृति को सीधे क्या करते हैं, एक अलग रुख दे देते हैं और पृथ्वी पे नाना प्रकार के भयंकर बाढ़ आ जाते हैं, सूखे भी पड़ जाते हैं। और इस तरीके से वहाँ बारिश का भी न होना भी कहीं न कहीं एक कारण बन जाता है। वन कटेगा तो निश्चित रूप जब वन जहाँ पर होते हैं वहाँ बारिश होता है, जब वन नहीं होंगे तो निश्चित रूप में बाढ़ आने की भी संभावनाएं कम हो जाती हैं और अधिक भी हो जाती हैं। फिर कह रहा है यहाँ पर जो चौथा हेडिंग है वो ये कह रहा है शुष्क मरुस्थल का विस्तार। शुष्क मरुस्थल का विस्तार तात्पर्य यहाँ पे कन्फर्म है, देख पा रहे होंगे। अर्थात जब हमारी मिट्टी की अपरदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो जो भूमि उपजाऊ होती है वहाँ की जब मिट्टी उड़ जाती है तो उस मिट्टी में जो होता है वो उस स्थान की जो मिट्टी होती है वहाँ पर बलुई अधिक हो जाती है, अर्थात उसमें पानी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए वो भूमि क्या हो जाती है, मरुभ हो जाती है, शुष्क हो जाती है और वह भूमि अन्न उपजाने लायक नहीं होती है। तो कहीं न कहीं भूमि को ऊसर करने में, चाहे मरुभूमि बनाने में भी अपरदन का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। फ्रेंड्स अगले वाले नंबर पर हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा है जो पांचवा है बीहड़ तथा बंजर भूमि में वृद्धि। बीहड़ जहाँ पे ना वो भूमि अन्न उपजने लायक होती है, बंजर वो तो पहले ही से नहीं होता है। अर्थात बंजर भूमि और कहते हैं बीहड़ भूमि बनाने में अपरदन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है और अपरदन के कारण ही यहाँ पे जो होता है भूमि हमारी बंजर होती है। तो अब अपरदन के कारण भी समझ रहे होंगे, जब पानी का बहाव तीव्र गति से होता है, जब आंधी आता है, तूफान आता है तो उसमें पानी उसके साथ मिट्टी हमारे बहा करके चले जाते हैं। फिर जो छठवां हेडिंग है फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है स्थानीय जलवायु पर विपरीत प्रभाव। स्थानीय जलवायु पर विपरीत प्रभाव अर्थात ये भी कन्फर्म है कि अपरदन की प्रक्रिया से जलवायु को भी, जो स्थानीय जलवायु होता है वो हमारी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, विपरीत हो जाती है। अर्थात वह जो वो जलवायु होती है वो रहने के लायक नहीं जाती, फसलों के लिए बदल जाती है, वहाँ के जंगलों के लिए बदल जाती है, मानव के लिए बदल जाती है, पशुओं के लिए क्या होती है वो परिस्थिति विपरीत हो जाती है। स्थानीय जलवायु को भी कहीं न कहीं क्या करती है, ये अपरदन की प्रक्रिया प्रभावित करती है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे छठवें हेडिंग के रूप में लेकर के आए हैं, जो नंबर है यहाँ पर नदियों के मार्ग में परिवर्तन। अर्थात अपरदन की प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक
ये नदी इसमें बह रही है। अगर यहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं तो इसमें जब वृक्ष लगे होते हैं तो इसको काटने में इनको समय लगता है, अर्थात इसकी जड़ें क्या होती है, जकड़ी होती हैं। लेकिन यदि इन्हीं वृक्षों को काट दिया जाता है तो इसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है और यहाँ पे कटान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और नदी जब इधर से बहती है तो इसका रुख इधर भी बदल जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कहीं कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कि नदियों का रुख भी क्या होता है, बदल जाता है। तो नदियों के मार्ग परिवर्तन में भी अपरदन का कहीं कहीं एक कारण है, जिसके कारण से वो बदल जाती हैं। इस पेज में देखते हैं पुनः यहाँ पर भूमि जल स्तर का नीचे जाना, अर्थात जब वनों की बड़े पैमाने पे कटाई होती है, चाहे कह सकते हैं कि जब मृदा वहाँ से ख़त्म हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी ख़त्म हो जाती है, तो भूजल स्तर का भी क्या होता है, नीचे चला जाता है। क्योंकि पानी में धारण करने, पानी को रोकने की क्षमता रहती नहीं है। जब पानी को रोकने की क्षमता नहीं है तो निश्चित रूप में जब मिट्टी ख़त्म हो जाएगा, बालू ही बचेगा, तो स्वाभाविक सी बात वहाँ का जल स्तर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो कहीं कहीं जब जल स्तर नीचे होगा तो वहाँ का जनजीवन पर भी कहीं कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। तो फिर कह रहा है यहाँ पे 9वां जो हेडिंग लेकर के आया है वो ये है, खाद्यान्न उत्पादन में कमी। खाद्यान्न उत्पादन से मतलब सीधे कह सकते हैं कि फसलों के उत्पादन में क्या होता है, बड़ा इसकी भूमिका अदा हो जाता है। कब? जब अपरदन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, तो जिस भूभाग पे बड़े पैमाने पे फसल उत्पन्न होता है, यदि वहाँ बड़े पैमाने पे कह सकते हैं कि यदि वहाँ पे भू अपरदन की प्रक्रिया होती है, मृदा अपरदन की प्रक्रिया हो, तो मिट्टी धीरे धीरे ऊसर हो जाती है और वो अन्न उत्पादन के योग्य नहीं रह जाती। तो इस तरीके से देख रहे हैं लर्नर्स की, मतलब जो मृदा अपरदन का जो कारण है, जो प्रभाव है, मानव जनजीवन के लिए बहुत ही प्रभावित करता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बचाया जाना ही बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती साबित होता है। तो फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।